इस समय मैं सरकार से कहूंगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि सबसे बड़ी जातिवादी और सबसे बड़ी दंगाई मानसिकता वाली मजहबवादी पार्टी कौन सी है, आप इधर उधर झांकने लगेंगे, लेकिन आपके जहन में बीजेपी का नाम नहीं आएगा, तो इसका मतलब आप बहुत छोटे से मुट्ठी भर उस तबके से आते हैं जिसकी महबूब पार्टी बीजेपी। आइए आज की वीडियो में आखिरी तक आपको यह समझाने के लेटेस्ट एग्जाम्पल देता हूं कि इस देश की सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी और सबसे बड़ी हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी बीजेपी है। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर यह देखिए, यह इस देश के लिए चिंताजनक दृश्य है। यह दृश्य लद्दाख से आया है और आज का है। लद्दाख में पूर्ण राज्य के लिए आंदोलन करने वाले कई दिनों से शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए थे। आज उनका सब्र जवाब दे गया और बीजेपी के ऑफिस पर आग लगा दी। ये नए जेनजी हैं। बीजेपी वालों, इसका क्या जवाब दोगे? ये मत कहने लगना कि इसके लिए किसी ने उकसाया है, क्योंकि बीजेपी इसके पीछे वजह आगे विस्तार से बताऊंगा। फिर एक दूसरी छोटी सी क्लिप जरा देखिए। इस क्लिप में एक व्यक्ति है जो दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है। दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर संघ विचारक बनकर के टीवी पर बैठता है और सारे मुसलमानों को गद्दार कह रहा है लाइव टेलीविजन पर। सुनिए। मेरा तो व्यक्तिगत मानना यही है कि इस देश में मुसलमानों को बराबरी का ही अधिकार नहीं मिलना चाहिए। यह देश हिंदुओं का है, जिसमें मुसलमान रहते हैं, उनको नागरिक अधिकार बिल्कुल दीजिए, लेकिन जो कल्चरल स्पेस है इस देश का, इस कल्चरल स्पेस पे में उनको बराबर का अधिकार बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। मुसलमानों को एक देश मिल चुका है। इन मुसलमानों ने देश के साथ गद्दारी की है, इन गद्दारों को बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और वही बीजेपी तीसरा एक बयान उत्तर प्रदेश के सरकार से दिलवा रही है कि अब किसी भी जाति के आधार पर कोई रैली नहीं होगी, जाति के नाम पर एफआईआर नहीं होगी और जातियां छिपाई जाएंगी ताकि जातिवाद बढ़ न जाए। मगर इसकी हकीकत यह है कि देश की सबसे बड़ी जातिवादी सरकार पूरे देश में अगर कहीं चल रही है तो वो यूपी की बीजेपी सरकार है। नियुक्तियों में जातिवाद, ठेके पट्टे में जातिवाद, एफआईआर लिखवाने में जातिवाद, जेल में डाले हुए लोगों के साथ जातियां देख करके निर्णय लेना, और जब तमाम जातियों के बीच राजनीतिक चेतना आई तो उस चेतना से डरी हुई बीजेपी इस तरह के फरमान ले आ रही है। इन तीनों बातों का जवाब दूं उससे पहले बिहार के एक पढ़े लिखे राजनीति बदलने का दावा करने वाले शख्स की एक छोटी सी क्लिप जरा देखिए। हम लोग कोई चोरी चमारी करने वाले लोग हैं। बीप जहां मैंने किया है वहां एक जाति है, जिस जाति से इस देश के बड़े बड़े नायक मसीहा संत रैदास से लेकर के तमाम लोग पैदा हुए, जो बाकी जातियों की तरह ही बाबा साहब का संविधान बनने के बाद बराबर सम्मान की हकदार है। उस जाति के नाम पर इस देश में गाली बनाई गई, इसलिए संविधान में प्रावधान बनाया गया कि तुम ये अगर कहते हो उस जाति के बाहर रह करके तो तुम्हें जेल हो सकती है, क्योंकि लोग उसके नाम पर गाली देते थे, जाति के नाम पर गाली देते थे। वहीं एक सवर्ण तबके का एक व्यक्ति जिसके सारी राजनीति पढ़े लिखे होने, डिग्री होने और काबिल होने के इर्द गिर्द घूमती है, वो इतना बड़ा जातिवादी मुहावरा बोल रहा है यहां, और इसको भी किसने पीछे से खड़ा किया है? देश में इसकी सुगबुगाहट बहुत तेज होती है। तो ये इस व्यक्ति से माफी जरूर मंगवा लीजिएगा। बाकी माफी मंगवाने का काम बाकी कौन कौन कर रहा है, वीडियो को आगे देखिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 370 से। धारा 370 हटाने के संशोधन प्रावधान के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कितने वादे किए थे देश को? आतंकवाद रुक जाएगा, पहलगाम उसके बाद हुआ। कश्मीर का विकास होगा, कश्मीर के लोग जानते हैं क्या हो रहा है। चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर में, बीजेपी हार गई, चुनाव तो हुआ। लद्दाख में क्या हो रहा है? सोनम वांगचुक, जिनको अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो तो पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली तक की यात्रा की थी, बीजेपी सरकार के ऊपर संगीन आरोप लगाए थे। ये वही सोनम वांगचुक हैं जो लद्दाख से, जिनके ऊपर 3 इडियट फिल्म बनी है, ये वही सोनम वांगचुक हैं जिन्होंने पिछले दिनों से आंदोलन भी शुरू किया कि लद्दाख से भारतीय जनता पार्टी की इतनी दुश्मनी क्यों है, लद्दाख वालों को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रही है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस और सिस्टम क्यों नहीं डेवलप कर रही है।
और वही सोनम वांगचुक जिन्होंने इस देश में खुलेआम बोला, सीमावर्ती इलाके में रहने वाले हैं, देशद्रोही नहीं है, कि चाइना इस देश की जमीन को कब्जा रहा है। एक छोटी सी क्लिप सोनम की देखिएगा जो चीन के ऊपर वो बोल रहे हैं, फिर आज की इस वीडियो को देखिएगा। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। सोनम वांगचुक ने आगाह किया, देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा और आंतरिक परिस्थितियां दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से लाचार और बेबस बना दिया है। आज बीजेपी के कार्यालय पर वहां लद्दाख वालों ने हमला कर दिया, आग लगा दिया। हमारे जैसे लोग जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं, वो हर इस तरह के हिंसक भीड़ से कहते हैं कि हिंसा कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं है। शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से जन आंदोलन के जरिए अपनी मांग मनवाइए। इस समय मैं सरकार से कहूंगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में, और युवा पीढ़ी से कहूंगा कि वो शांति के रास्ते पे चले। मैं पूरे देश से ये बताना चाहता हूं कि ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है, ये उनके बड़ास का एक परिणाम है, मगर ये बड़ास निकालने का समय नहीं है। शांति से, ठंडे दिमाग से सरकार के साथ वार्तालाप करने का समय है। आज बस इतना ही, अभी बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लेकिन क्या इस आग की लपट बीजेपी की चिंगारी से नहीं उठी है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंतरराष्ट्रीय मोर्चों पर फेल होने के बाद अब देश के भीतर कितनी मुश्किल में आ रही है, इसका आज लद्दाख से एक उदाहरण मिला है आपको। और उसके बाद कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति आपसे चर्चा करे तो गिनवाने लगेगा कि जीएसटी बढ़ाया था, कम कर दिया, और जीएसटी कम करके देश को कितना मुनाफा करा दिया। एक गोरखपुर का समोसा वाला सांसद है, वो तो कह रहा 50% मुनाफा देश के नागरिकों को हो गया। बहुत शानदार हो गया भाई। 28 और 18% खत्म। मैं बोल रहा हूं ना, डायरेक्ट 50%। रुपए का माल आपको 40 पैसे में, 45 पैसे में। और इसकी बात सुनने के बाद किसी को यह गणित समझ में नहीं आ रही है जो इस व्यक्ति को गणित समझ में आ रही है। योगी के साथ झाल बजाकर नाचता है समोसा एमपी। लेकिन उसी देश में क्या हो रहा है साहब? योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक फैसला लिया, और फैसला लेकर के क्या कहते हैं कि जातीय रैलियों पर, कोर्ट ने जातीय रैलियों पर रोक लगाई थी, सरकार ने अब फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो सबसे ज्यादा इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो अगर अपराधी 8-10 लोग हैं तो सदन में उनमें से केवल यादव और मुसलमान का नाम पढ़ते हैं। वीडियो याद है कि नहीं? कि जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे। जो मुख्यमंत्री यादव और मुसलमान देख करके बुलडोजर चलाते हों, आजम खान अभी बाहर आए हैं, उसके लेकर के मुख्तार अंसारी तक उन्हें अपराधी और माफिया नजर आते हों, और अपनी जाति वालों को पैसा कमवाना, अपराधियों को जेल से निकाल करके बड़े बड़े पद दे देना, ठेके पट्टे दे देना, और तो और बांदा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नियुक्ति से लेकर के एक जिले के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति तक में एक ही जाति के लोगों को नियुक्ति दिलवा देना। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने दलित, आदिवासी, ओबीसी राष्ट्रपति बनाया तो देश को जाति बताई, प्रधानमंत्री बनाया तो जाति बताई। हालांकि प्रधानमंत्री जी किस जाति के हैं अभी भी इस बात पर विद्वानों में संदेह है। मुख्यमंत्री बनाया तो लिस्ट जारी करा दी, मंत्री विधायक बनाया तो गिन के बता दिया। क्या है ये? भारतीय जनता पार्टी का जातिवाद है।
और देख करके दिल्ली में अगर बीजेपी जीतेगी तो रेखा गुप्ता बनिया मुख्यमंत्री होंगी, बिहार में जाएंगे तो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, दूसरे देशों में अब जैसे छत्तीसगढ़ में तो मुख्यमंत्री आदिवासी बना दिया, राष्ट्रपति आदिवासी बना दिया। देश में राष्ट्रपति आदिवासी बनाकर आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया गया। देश में दलित राष्ट्रपति बनाकर सबसे ज्यादा अन्याय दलितों का उसी दौरान किया गया। देश में मुसलमान को राष्ट्रपति बनाकर उसी समय गुजरात दंगे से लेकर, इस पर विमर्श अलग से होना चाहिए कि बीजेपी का जातिवाद और मजहबी फसाद से कितना गहरा रिश्ता है। और इसी बात को पूछते हुए अखिलेश यादव ने बड़ी सख्त टिप्पणी की। जरा देखिए कि अखिलेश यादव की इस टिप्पणी में तर्क, तथ्य और तेवर, क्या इसका जवाब योगी आदित्यनाथ के पास है? तो सरकार अब जागी है जब स्वजाति लोगों को, वर्चस्ववादी लोगों को और ताकतवर लोगों को हर जगह बैठाया हुआ है। अगर आपका चैनल उन्हें सही चलाना है तो हो सकता है उस चैनल का हेड भी हटा दें। अखबारों के हेड तो हटे ही हटे हैं। तो ये जो 5000 साल पुरानी बातें थी उनको दूर कैसे करेंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। एनिमिलेशन ऑफ कास्ट उनकी जो किताब है, निबंध है, ऐसे वो पढ़ने लायक है कि किस तरह जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, लोग अपमानित हुए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदगी भर इस बात को कहते रहे कि जाति तोड़ो, समाज की व्यवस्था बने, और जाति तोड़ने का काम हो। नेताजी लगातार इस बात को करते रहे, संघर्ष करते रहे, हम सब लोग जोड़ते रहे। कभी बहुजन समाज के नाम पर हम सब लोग जुड़े एक साथ, और आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा करके, हालांकि वो हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं ये मानता हूं हमारा पहला इमोशनल भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है। वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोर्ट इस बात को भी कहेगा कि जातियां कैसे खत्म हो, जातियों की भेदभाव कैसे खत्म हो। कोई हमें जाति के आधार पर हमारा घर मकान न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर प्रतिमा न धुलवाए। अखिलेश यादव को सुनने के बाद वो क्लिप सुनाना मजबूरी बन जाती है, जिसको कई बार बीजेपी वाले कहते हैं कि छोटा सा टुकड़ा काट के दे दिया है, बाकी बातें बहुत अच्छी है। आलू से सोना बनाने वाली बीजेपी के ट्रोलर क्लिप काटने पर परेशान हो जा रहे हैं, लेकिन जितनी क्लिप काटी गई उसमें एक योगी अपनी जाति पर गर्व कर रहा है। इस बात में कहीं गलत है क्या, या बाद में गर्व नहीं किया क्या? सुनिए वो वाली क्लिप। जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। पर उसकी इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। लेकिन इस बात को आगे आप पीछे जोड़ करके क्या साबित कर देंगे कि योगी आदित्यनाथ अपनी जाति नहीं मानते? क्या है मतलब आज का स्टैंड क्या है? क्या अजय सिंह बिष्ट नहीं है योगी आदित्यनाथ? है ना? तो फिर क्लिप छोटी हो या पूरी हो, बात अगर वही है तो बात कहां जाएगी? योगी आदित्यनाथ को क्या इस बात का जवाब अब इस देश के उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं देना होगा कि जिस प्रदेश में जब भी बहुजन परिवार, पीडीए परिवार, दलित, पिछड़े, आदिवासी जैसे ही राजनीतिक रूप से गोलबंद होना शुरू होते हैं, वो अपनी चेतना को, अपने प्रतिरोध को, अपने हक अधिकार के मुद्दों को समाज में एक प्रतिरोध की शक्ल में खड़ा करना शुरू करते हैं, उसी समय देश के कुलीन एलीट लोगों को जातिवाद नजर आने लगता है कि जातिवाद बढ़ रहा है। देखो कोई जाति पर गर्व कर रहा है, देखो ये करने लगा, वो करने लगा। क्योंकि पहले तो थोड़े से लोग थे मुट्ठी भर, गर्व करने का अधिकार तो जातिवादी व्यवस्था ने उन्हें ही दे रखा था। ये जो पैर से पैदा होने की बात ग्रंथों में लिखी, अपमानित करने की बात ग्रंथों में लिखी, ये अपने जाति पर गर्व कैसे करने लगे? ये अपनी जातियों को गोलबंद कैसे करने लगे? ये अपने जातियों को एक दूसरे से जोड़कर पीडीए जैसा गठबंधन कैसे बनाने लगे? ये हक अधिकार मांगने के लिए सवाल कैसे पूछने लगे? प्रजापति, चौरसिया, निषाद, मल्ला, राजभर, कुर्मी, कोयरी, अहिर, ये सारे हजारों जातियां ये अपना हिस्सा और हिसाब मांगने लगे। तो हिस्सा और हिसाब न देने वालों को अब दिखता है कि जातिवाद होने लगा। जब ये सब हो रहा था तो सीएचडीएस के एक प्रोफेसर थे, रजनी कोठारी, उन्होंने कहा यह राजनीति का जातिवादीकरण नहीं, यह जातियों का राजनीतिकरण है। और जब राजनीतिकरण होगा तो हर जाति राजनीतिक रूप से सजग, आर्थिक और सामाजिक रूप से सचेत होगी। और किसको आप एक फरमान से जातियों को टाइटल में से हटा करके जातिवाद खत्म कर देंगे?
आप कल्पना करिए कि जिस प्रदेश में कार्रवाई से लेकर के नौकरी तक, बुलडोजर से लेकर के मिट्टी में मिलाने तक, ठेका पट्टा से लेकर के फर्जी मुकदमे में जेल में डालने तक, हर जगह जाति और मजहब सबसे बड़ा पैमाना बन गया हो। पोस्टिंग, थाने में पोस्टिंग से लेकर के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की पोस्टिंग तक, वाइस चांसलर से लेकर के चपरासी तक जाति देख करके जो प्रदेश और बीजेपी सरकार बनाती हो, वो कह रही है टाइटल हटा करके अब जातियां नहीं लिखी जाएंगी, जातियां कहीं नहीं होनी चाहिए। मत लिखो। ये गांव गांव में देखना, ये पीटीए परिवार के लोग जो चेतना संपन्न होकर के जब अपने को अपना असर्ट करते हैं अपनी आइडेंटिटी को, तो लोगों को जातिवाद दिखने लगा। एक सामाजिक विमर्श आप भी करिएगा, मैं भी करूंगा, लेकिन इस दंगाई को क्या कहेंगे जो आरएसएस का विचारक है, बीजेपी का समर्थक है, खुलेआम इस देश के टेलीविजन पर बोल रहा है कि सारे मुसलमान जो 9% हैं इस देश के गद्दार हैं। बगल में पाकिस्तान बन गया तो वहां क्यों नहीं गए, यहां के सारे गद्दार हैं। मैं इस क्लिप को थोड़ा तेज स्पीड में पूरा आपको दिखाना चाहता हूं। देश का बड़ा टेलीविजन, कथित तौर पर एक पत्रकार चित्रा त्रिपाठी बैठी हुई है, कई लोग बैठे हुए हैं, और वहां पर वारिस पठान एक मुसलमान, उसको प्रतिरोध करना पड़ रहा है और प्रतिरोध कर भी रहे हैं। मेरी नाराजगी है, बाकी पैनलिस्ट को भी प्रतिरोध करना चाहिए था, क्योंकि एक आरएसएस विचारक, दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है और इस देश के संविधान ने जिन नागरिकों को बराबर का शहरी बनाया उन सारे मुसलमानों को गद्दार बोल रहा है लाइव में, और एक बार नहीं कई बार बोला है और कह रहा है कि इनसे सारे अधिकार छीन लेने चाहिए। ये वो राम भद्राचार्य जैसे धर्म के लिबास में बैठे लोग, जिनके इंटरव्यू को मैं पहले सुनाना चाहता हूं, जो प्रिय हैं नरेंद्र मोदी के, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, वह व्यक्ति इस देश में संविधान के ऊपर मनुस्मृति को और बाबा साहब के अपमान को हर दिन कर रहा है। बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि ये राम भद्राचार्य को बाबा साहब का अपमान करने के समय वो क्या बोलेंगे, इस पर उनकी क्या टिप्पणी है। सुनिए राम भद्राचार्य को। हमारे शूद्रों का कोई अपमान ही नहीं था, भीमराव जी को ये सब जानना चाहिए था। मनुस्मृति जलाकर उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया, और क्या नुकसान हुआ, कितना जलाएंगे, मुझको पूरी मनुस्मृति करते हैं, फिर जलाएंगे, फिर लिखवा देंगे। क्या आप बाबा अम्बेडकर को सामाजिक न्याय का नायक मानते हैं? कहीं बिल्कुल नहीं, मनुस्मृति में जलाया उन्होंने, बिल्कुल नहीं मानता, मैं मानूंगा जी। अम्बेडकर जी को तो लोग पूछते हैं, उन्हें भी विद्वान मानते हैं? मानते हैं, मैं तो नहीं मान रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती की उन्होंने, आप जानती हैं और सभी जानते हैं। मोदी जी की मेरी मित्रता है, कैसे मित्रता है, वो प्रेम करता हूं, मैं उन्होंने बहुत प्रेम करते हैं। और अब मैं चाहता हूं कि इस आरएसएस विचारक को, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है, आरएसएस का है, जिसकी महबूब पार्टी बीजेपी है, लाइव टेलीविजन पर देश के मुसलमानों को गद्दार बोल रहा है। कि मेरा तो व्यक्तिगत मानना यही है कि इस देश में मुसलमानों को बराबरी का ही अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये देश हिंदुओं का है, जिसमें मुसलमान रहते हैं, उनको नागरिक अधिकार बिल्कुल दीजिए, लेकिन जो कल्चरल स्पेस है इस देश का, इस कल्चरल स्पेस पे उनको बराबर का अधिकार बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। मुसलमानों को एक देश मिल चुका है, बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूं मुसलमान, मेरी इच्छा है, मैं अपना विचार रखता हूं कि मुसलमानों को एक नया देश मिल चुका है। इन मुसलमानों ने देश के साथ गद्दारी की है, इन गद्दारों को बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। क्या गद्दारी किया, देश को आजादी दिलाई मुसलमानों ने? ये दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है इस देश का कि 1947 में मुसलमानों को एक देश मिलने के बावजूद भी ये मूल्य, ये कट मूल्य इस बचे हुए देश में भी लीगी मानसिकता से जुड़ा है। अब जाति और मजहब, इस दोनों के नाम पर देश को बांट कौन रहा है, निर्णय आपको करना है। इस देश की सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी बीजेपी, सबूत हम सिलसिलेवार देते रहेंगे। इस देश की सबसे बड़ी मजहब के नाम पर लड़ाने वाली पार्टी बीजेपी, सबूत आपके पास होगा, वरना हम देते रहेंगे। लेकिन जाति और मजहब के नाम पर बंटने की बजाय हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को हाथ में लेकर लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, और ये बांटने वाले नारा देते हैं, बंटोगे तो कटोगे। निर्णय इस देश की आवाम को करना है, निर्णय इस देश के लोगों को करना है कि वे इस देश में बाबा साहब के संविधान के मुताबिक सब बराबर, सबको सम्मान, सबको अधिकार, सबको सुरक्षा मिले कि ना, और सब बराबर के हों, इसका निर्णय कौन करेगा। और बीजेपी राष्ट्रवादी, धर्मवादी बनकर के असल में जातिवादी और दंगाई अपने चेहरे को छिपाना चाहती है। आपकी टिप्पणी क्या है, नीचे प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो जरूरी लगे तो लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा।
इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।